हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूनिक 24 क्लास में स्वागत है। एनटीपीसी प्रैक्टिस सीरीज पीवाईक्यू बेस्ड का डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अभी चलेगा। ठीक है, और 4 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में चारों सेशन का लिंक है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 वही प्रश्न है जो पिछले सेशन में आप लोगों को होमवर्क मिला था कि इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इस कहने का मतलब है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। यानी भारत का जो संविधान है उसमें कई सारे भाग हैं, उसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। आपका ऑप्शन है भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आपको उत्तर देना है। अगर आपको उत्तर आता है तो आप अपने मन में सोच लीजिए और चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल डिस्कशन इसका। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन से भाग के तहत? तो भाग 3 के तहत। ठीक है, जो प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या कौन सा? तो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौजूद है वो। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण शामिल है। कितना से कितना अनुच्छेद तक? तो 12 से 35 तक। ठीक है, तो सारा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भाग 3 में शामिल है और इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण शामिल है। ये सब चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा खासा एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये हो सकता है कि ये फिर से पूछ दे। तो भाग 3 को जो है सो संविधान का क्या कहा जाता है? तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इसका डिटेल डिस्कशन कभी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते टाइम करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितना? 6 मौलिक अधिकार है। ये नंबर भी याद रखना है, कभी कभार नंबर भी पूछ देता है कि कितना मौलिक अधिकार शामिल है भारत के संविधान में। ठीक है, तो पहला आपका है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। किसका? तो समानता, सबको इक्वल का अधिकार दिया हुआ। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक का उल्लेख है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और पहला अधिकार, ये नंबर भी याद रखना है, पहला अधिकार क्या? समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। और ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर कितना से कितना तक का बात कहा गया है इसमें। तो सबसे पहले कितना मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है और पहला मौलिक अधिकार का नाम क्या है? तो समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। और इसमें अनुच्छेद से 14 से 18 तक का उल्लेख है। इसमें क्या है कि कानून के समक्ष समानता, कानून जो है उसके समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। ये भी याद रखना है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सब के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। क्या? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पे? तो देखिए, समानता के आधार पे, धर्म के आधार पे, यानी कानून के समक्ष समानता, जो मतलब कि जो लीगल लगाया जाता है उसके समक्ष समानता होना चाहिए। कानून के समक्ष क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए, सबको बराबर माना जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी पे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के नाम पर, मेल फीमेल ये सब के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। किसी के जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सब के आधार पर भेदभाव का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार सेकेंड नंबर है आपका। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम। इसका उल्लेख कितना से कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति,
प्रेस, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। ये सब आर्टिकल 19 में डिटेल वाइज है, लेकिन डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे जब सेशन स्टार्ट होगा तब। अभी हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इतना ही जानना काफ़ी है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में अनुच्छेद 1922 तक का उल्लेख है। इसमें क्या है कि किसी को भी भाषण देने का स्वतंत्रता है, और भाषण एक लिमिट में है। संविधान में इसका भी उल्लेख है कि कई मतलब कि टॉपिक है, मतलब कि किससे भाषण, इस टॉपिक पे मतलब किसी का क्या बोल सकते हैं, भाषण से किसी का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को असर नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी के धर्म के बारे में भाषण दे रहे हैं और उस धर्म वाले को बुरा लग गया, तो ये सही बात नहीं है ना। तो भाषण दें, भाषण देने का स्वतंत्रता है, लेकिन वो भी एक लिमिट में है, ठीक है। ये हम लोग का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभिव्यक्ति, अपना अभिव्यक्ति दिखाने का स्वतंत्रता है। प्रेस को स्वतंत्रता है। संगठन बनाने का स्वतंत्रता है। आवागमन, कहीं पे घूमने का स्वतंत्रता है। कहीं पे निवास करने का भी स्वतंत्रता है। और व्यवसाय, कहीं पे बिजनेस करने, व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता इसमें शामिल है। किसमें? तो स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि किसी को शोषण किया जा रहा है, जैसे जो निचला वर्ग है वो सबको शोषण किया जाता है, तो उस सब के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में बात ये कहा गया, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। किसमें? इसमें उल्लेख है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें मानव और बाल श्रम का निषेध शामिल है, ठीक है। मानव और बाल श्रम का निषेध क्या इसमें शामिल है? मतलब कि ये जो बाल श्रम, लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सब वर्क होता है ना, वो सब को निषेध इसमें शामिल है, ठीक है। मतलब नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है सबको, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका विवरण मिलता है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, आपका ये इंडिपेंडेंस है, आप इसे स्वतंत्र हैं इससे, इसको लेकर के कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन जब हम लोग इसको डिटेल डिस्कशन में देखेंगे तब इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या है फिफ्थ पॉइंट? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख है, जिसमें किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार इसमें शामिल है। क्या क्या? कि कोई भी वर्ग है, जैसे कि आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं इसको, आप जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उसको मान लीजिए, ठीक है, अपने माइंड में। तो उसमें अपनी संस्कृति, उसकी जो अपनी संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, लिपि है, ये सबको बनाए रखने के लिए उनको अपना अधिकार दिया गया है, ठीक है। 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आप अधिकार दे दिए, राइट्स दे दिए, ठीक है, राइट्स दे दिए। कोई अगर इसका उल्लंघन करे, क्या करे? कोई अगर इसका उल्लंघन करे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक ये भी राइट दिया गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो इसके उपचारों का अधिकार, इसका सॉल्यूशन का राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार है, ठीक है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसका उल्लेख है किसमें? आर्टिकल 32 में, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो 14th नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है वो भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया? 1978 में किया गया था ये अमेंडमेंट। कब किया गया था? तो 1978 में ये अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते। 10 नंबर तो एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करने में निकल गया, सोच लीजिए कितना अच्छे से डिस्कशन हो रहा है। तो फॉलो कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब चीज़ कर दीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यानी इस सेशन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवेल, मतलब आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपका मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड। तो सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। आर के नारायणन जी हैं ये। आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इनका पहला उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये ठीक है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और भी प्रश्न बन सकता है क्या कि ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। आर के नारायण का पूरा नाम क्या था? तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है। आर के नारायण, आर से क्या हो गया? रासीपुरम, के फोर क्या हो गया? कृष्ण स्वामी, और नारायण तो हो गया नारायण। तो आर के नारायण का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कभी पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो पूरा नाम क्या है? रासीपुरम कृष्ण स्वामी रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। मालगुडी डेज, द गाइड व इंग्लिश टीचर इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। मतलब ये सभी उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट उपन्यास इनका था 1935 में जो प्रकाशित हुआ था, स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर के नारायण को वर्ष 1960 में, कब? तो 1960 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो द गाइड जो उनका प्रकाशित हुआ था उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। कब? तो 1960 में। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था और उनका निधन 13 मई 2001 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, हु वाज द को फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, यानी कि गदर पार्टी जो था उसके सह संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या हरदयाल? तो गदर पार्टी, ये देख लिए, गदर पार्टी, लाला हरदयाल फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ गदर पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भागना थे। लेकिन इसके सह संस्थापक, हमको सह संस्थापक पूछा है इस प्रश्न में, तो सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, केसर सिंह थतगढ़, लाला ठाकुरदास धूरी तथा पंडित काशीराम मदरोली थे, ठीक है। ये सब इनके सह संस्थापक थे। तो लाला हरदयाल मेरा ऑप्शन में था, तो लाला हरदयाल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का था। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो लगभग सबको ही जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछ दिया क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकता है वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऑप्शन 4 होता है। तो 4 में से एक हम लोग जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग हैं। लेकिन तीनों और किसके संस्थापक हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे जुकरबर्ग साहब। मार्क जुकरबर्ग किसके स्थापना किए थे? तो फेसबुक का। बिल गेट्स किसका स्थापना किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। टिम बर्नर्स ली किसका संस्थापक हैं? ये तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसकी खोज किए थे ये। और माइकल एस डेल, नाम से पता चल रहा है। तो इन्होंने किसका ये किसके संस्थापक है? तो डेल के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? मतलब पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपका दिसंबर 1889, जून 1885, नवंबर 1889, दिसंबर 1885, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ये है फिगर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित किया गया था। ये भी प्रश्न याद रखना है, ठीक है। ये तो याद रखना है कि कब किया गया था, लेकिन प्लेस भी याद रखना, स्थान भी याद रखना कि किस स्थान पर आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, ठीक है।
तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1885, 1885। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 46। इस सर्विस सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब सेवा क्षेत्र जो है सो किसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? पब्लिक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, या प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र। तो ये तृतीयक क्षेत्र का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है? सेवा क्षेत्र किस में आता है? तो तृतीयक सेक्टर में आता है। हम लोग इसका कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, ये सब वगैरह जो है सो ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, रीयूज, ये सब जो हम लोग सर्विस लेते हैं ये सब किस में आ जाता है? आपका टर्शियरी में आ जाता है। सेवा क्षेत्र जो है सो अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। कौन सा क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। अब हम लोग 3 क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं तो क्यों नहीं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों के बारे में जानना जरूरी। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा आपका कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि। मतलब इतना समझ लीजिए कि ये जो ज़मीन से, कृषि वगैरह से रिलेटेड है ना, वो इसमें शामिल हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में जो इसका यूज करते हैं, ठीक है, यानी विनिर्माण। ठीक है, कृषि में जैसे कि मान लीजिए कि आलू आया, तो ये आलू जो आया ये आपका हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लेकिन आलू से बना दिए आप चिप्स, तो ये आपका किस में आ गया? तो द्वितीय में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, विनिर्माण के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले तो निर्माण हो चुका था लेकिन इसका फिर से क्या कर दिया गया? फिर से इसका विनिर्माण किया गया, फैक्ट्री वगैरह इस सब में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा आपका व्यापार, जो हम लोग जॉब वगैरह करते हैं वो, यातायात, कहीं पे ट्रैवल करने पे जो पैसा देते हैं वो, संप्रेषण, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब में जो यूज होता है, यूटिलाइज होता है, ये किस में आ जाता है? तो ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, फिर आपका ये हॉस्पिटल वगैरह जो हो गया, ये सब भी किस में आता है? तो सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, यानी साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, 1930, 1928, 1931 या 1900। अच्छा, एक ही ऑप्शन दो बार हो गया ना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साइमन कमीशन, ये हो गया आपका साइमन कमीशन का सीन। थोड़ा देख लीजिए, फील कर लीजिए इसको। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। ठीक है, गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। और इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। जॉन साइमन इसके क्या थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य के निर्णय करना था। इस कमीशन का कार्य क्या दिया गया था? कि जो भारत है उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसका निर्णय करना था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। ठीक है, जब वो आया तो क्या हो गया कि देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया। साइमन वापस जाओ का नारे लगाए गए। क्या नारे लगाए गए? तो साइमन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है इसका डिटेल डिस्कशन जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि साइमन कमीशन को निर्णय लेना था कि भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर, प्रश्न क्या था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये मुंबई कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस, मतलब राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, सिंगर थे, पोएट थे, क्या थे? किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो ये हैं आपके राजा रवि वर्मा सर। और ये एक इनके द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो पेंटर, चित्रकार के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो त्रावणकोर राजघराने से संबंधित थे। कौन राजघराने से? तो त्रावणकोर राजघराने से संबंधित थे। इनका जन्म वर्ष 1848 में किलीमन्नूर गांव
केरल में हुआ था। तो इनका जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? तो किलीमन्नूर गांव केरल में हुआ था। इन्हें भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें कि भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा, इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर। कहने का मतलब है कि अकबर कब सम्राट बना था? 1552 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1560 ईस्वी या 1550 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1556 ईस्वी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को किया गया था। और इनका शासन काल था 1556 से 1605, यानी 49-50 ईयर्स के आसपास इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इसका शासन काल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक ये। और इनका राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। ठीक है, और वह 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। जो 14 फरवरी 1556 में वो कितने साल के थे? तो वो 13 साल के थे। और वो उनको क्या किया गया? सम्राट बना दिया गया था। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो देखेंगे 1556 में क्या हुआ था कि हुमायूं का मतलब कि क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था उनका लाइब्रेरी में। तो उसके बाद राज्याभिषेक मतलब कि कारोबार संभालने का जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गया था? तो अकबर के ऊपर आ गया था, जिस समय वो 13 वर्ष के थे। ठीक है, ये है अकबर साहब। इसका प्रधानमंत्री, अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बैरम खां थे। और प्रधानमंत्री थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जिस समय राजा बने थे उस टाइम कितने साल के थे? वो थे तो 13 वर्ष के थे। तो उनको देखने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? बैरम खां थे, क्योंकि उस टाइम सब काम यही देख रहे थे। ठीक है, और इसका संरक्षक भी थे। ठीक है, बैरम खां जो थे तो अकबर के संरक्षक भी थे। अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से मिलता है? तो अकबरनामा से मिलता है, जिसके रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल है। ये बात याद रखना। ठीक है, अकबरनामा का रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 ईयर प्लान। देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। हैराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। कौन मॉडल? हैराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। ठीक है, आज का प्रश्न आपको सभी देख लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पंचवर्षीय योजना है वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ लगाता तो काफ़ी लंबा सेशन चल जाता। चलिए देखते हैं, आज का प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट में देंगे, इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पिक्चर के रूप में, बाइनरी के रूप में, अक्षर के रूप में या चुंबकीय के रूप में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कमेंट में देना है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।